तो हम लोगों ने कुछ पढ़ चुका था रेडिएशन के बारे में, क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रेडिएशन मतलब मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं होती है? नो नीड ऑफ मीडियम मीन्स ऐसा का मतलब है कि हीट का ट्रांसफर जो हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है लेकिन मीडियम की जरूरत नहीं है, जैसे कि सूरज से धरती तक हीट का आना। लेकिन क्या इसका मतलब मीडियम में नहीं ट्रांसफर होता है? रेडिएशंस जो हैं वो मीडियम में भी ट्रांसफर होते हैं, बिना मीडियम का भी हो जाएगा और मीडियम के साथ तो होगा ही होगा। इसे याद रखना, कहता जरूर हूं ये कि नो नीड ऑफ मीडियम बट ऑल्सो इन मीडियम। मीडियम में भी हो जाएगा लेकिन उसको मीडियम नहीं भी दोगे तब भी क्या करेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़ा हमने, कैसे ट्रांसफर होता है वो आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, लेकिन उसका मैं एक आइडिया देता हूं जिसको बोलते हैं ईएम वेव्स। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में आसानी से मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? आसानी से मूव करते हैं और यही हीट को कैरी करते हैं, यही हीट को क्या करते हैं, ढोते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है, ये इनकी जो स्पीड है वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी जिस स्पीड से लाइट चलता है उसी स्पीड से ये वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, मूव करते हैं। क्लियर है? ये आपको जानना है। नाउ अब हम लोग देखेंगे एक बहुत ही अच्छा सा एप्लियंस जो हम लोग अभी ठंडा के दिनों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं थर्मस फ्लास्क। देखते हैं थर्मस फ्लास्क का डिजाइन कैसा होता है, इसमें किस किस मेथड से हीट को ट्रांसफर को रोका जा सकता है। सबसे पहली बात, अगर आप थर्मस फ्लास्क को देखेंगे तो ये आपको दिखता ऐसा सिंपल सा है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। इसके अंदर, इसमें दो लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? दो लेयर्स। आप देखो जो भी थर्मस फ्लास्क है, आप उसको देखोगे उसका कलर जो होता है, कैसा कलर होता है देखियो, सिल्वर कलर होता है ऊपर से भी। और इनफैक्ट कभी उसको अंदर से झांक के देखो तो अंदर भी क्या कलर होता है, एक्चुअली वो सिल्वर कलर होता नहीं है, ये सिल्वर लाइनिंग होती है। सिल्वर लाइनिंग कह लो या सिल्वर कोटिंग कह लो, यानी चांदी की एक हल्की पतली सी परत होती है। और आपको पता है कि जो मिरर होता है उसमें भी चांदी का कोटिंग होता है। इस कोटिंग से पता है क्या होता है, इस कोटिंग से रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। यानी कि अगर मान लीजिए इसमें आपने ठंडा पानी रखा है, ठीक है, और बाहर मान लीजिए हीट है, तो यहाँ पे लाइट आएगा टक्कर मार के बाहर चला जाएगा, फिर आएगा फिर टक्कर मार के बाहर, यानी क्या होगा, ये जो आपने कोटिंग डाल दी है सिल्वर की, इसकी वजह से क्या होगा, ये हीट टक्कर मार मार के बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर आसानी घुसेगा थोड़ा बहुत जरूर, लेकिन अधिकतर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाएगा। क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के साथ बाहर चल जाता है, इसलिए बाहर का हीट अंदर इंटर नहीं कर पाता। तो कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा माध्यम रुक गया, किस माध्यम से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, अंदर में वैक्यूम है ना, यानी किसको ब्लॉक कर दिया हमने, इसको लगा के रेडिएशन को ब्लॉक कर दिया। रेडिएशन ऑफ हीट इज ब्लॉक्ड। कैसे ब्लॉक किया हमने, रिफ्लेक्शन के थ्रू। पहला मेथड खत्म। दूसरा, कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए। हमने यहां पे क्या क्रिएट किया है, वैक्यूम। जब वैक्यूम होगा तो क्या कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट नहीं होगा। तो बोलोगे सर कहीं ना कहीं तो जुड़ा रहेगा ना, बिल्कुल जुड़ा रहेगा। तो जहां जुड़ा होता है, एक्चुअली उस मटेरियल को हम रखते हैं कॉर्क का। ये जो आप देख रहे हैं सपोर्ट, इसका जो सिस्टम होता है, सपोर्ट जो होता है यहाँ पे, सपोर्ट सपोर्ट होगा तभी ना चिपक के रहेगा, नहीं तो दब जाएगा, ऐसे ढक 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 करेगा। या सुनो, तो क्या करते हैं उसमें जो सपोर्ट डालते हैं वो किसका डाल देते हैं, कॉर्क। कॉर्क समझते हो, वो लकड़ी का जो आता है, पेड़ का हिस्सा होता है जो, यस, हाँ, बोटल्स में यूज किया जाता है उस कॉर्क को। और जो आप लोग शटल खेलते हैं बैडमिंटन में, उसमें भी कहीं कहीं उस कॉर्क का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो जो कॉर्क होता है वो बैड कंडक्टर होता है और सपोर्ट देता है वो। तो हम क्या करते हैं, कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं, अवॉइड
कैसे अवॉइड करेंगे? यूज कॉर्क एज सपोर्ट, यानी कि हमने कॉर्क कहां लगा दिया? यहाँ पे कॉर्क लगा दिया, यहाँ पे कॉर्क लगा दिया, यहाँ पे कॉर्क लगा दिया, यहाँ पे कॉर्क लगा दिया। अब ये हिलेगा नहीं, फिक्स हो गया, लेकिन हीट को ट्रांसफर भी होने नहीं देगा। ठीक है। तीसरा, एक और मेथड जिसका नाम है कन्वेक्शन, यानी लिक्विड क्या होगा? मूव करेगा। जब आपने ऑलरेडी इसको 2 लेयर में पैक कर दिया है, तो लिक्विड तो इसके अंदर भरे हो ना, लिक्विड बाहर आएगा कैसे? ऑलरेडी तो पैक है, यानी कि कन्वेक्शन भी क्या है? ब्लॉक्ड। इस तरह से इन तीनों मेथड को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और आप देखते हैं कि थर्मस फ्लास्क में हीट बहुत देर तक क्या रहता है? गर्म रहेगा पानी तो गर्म रह जाएगा, और ठंडा रहेगा तो ठंडा रह जाएगा। अब अंदर में भी क्या होता है? अंदर में भी कोटिंग होती है। यहाँ का जो हीट है, मान लो कि इसमें गर्म पानी रखे हैं, बाहर ठंडा है, तो क्या होगा? यहाँ का हीट निकलेगा, यहाँ से टक्कर मार के वापस इसी में आ जाएगा। अंदर क्यों ऐसा वापस होगा? क्योंकि अंदर में क्या है? सिल्वर की लाइनिंग है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्मस फ्लास्क। किन्हीं को दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए अगला टॉपिक ले लेते हैं हम लोग, जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपने कभी लोहा को गर्म किया है फ्लेम पे? इस बार घर जाओगे तो थोड़ा सा, घर जाओगे या रूम पे जाओगे तो फ्लेम में उसको पतला सा लोहा लेना, उसको गर्म करने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो, जब लोहा गर्म होता है तो सबसे पहले वो डल रेड होता है, हल्का लाल। ज्यादा गर्म करोगे तो येलो लाल हो जाता है, और ज्यादा गर्म करोगे तो व्हाइट हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका कलर बदलने लगता है। इसका मतलब तो यह है कि जो कलर, टेम्परेचर पे कलर डिपेंड करता है। तो कलर क्या है? एक तरह का रेडिएशन है। कलर क्या है? एक तरह का रेडिएशन है। याद रखना इस चीज को। जितने ऑल कलर्स आर ईएम रेडिएशन। ईएम रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाई टेम और हर पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ध्यान ये भी सुनना, किसी एक टेम्परेचर पे, किसी फिक्स टेम्परेचर पे एक पार्टिकुलर टाइप का रेडिएशन, समझिएगा। मान लो कि आपका किसी चीज का टेम्परेचर है वो है 70 डिग्री सेल्सियस, तो 70 डिग्री सेल्सियस पे एक पार्टिकुलर टाइप का रेडिएशन निकलेगा। निकलेगा बहुत सारे रेडिएशन, समझना। वायलेट, ब्लू, विवियोर पढ़े हो ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे के सारे रेडिएशन हैं। लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करने से कुछ पार्टिकुलर टेम्परेचर में वायलेट ज्यादा निकलेगा, कुछ टेम्परेचर पे रेड ज्यादा निकलेगा। जैसे एकदम लाल है, इसका मतलब उसमें कैसा है? रेड ज्यादा निकल रहा है, रेड जो रेडिएशन है ज्यादा निकल रहा है। अभी आपको मैंने बताया कि पूरा अब लोहा को बहुत गर्म कर दोगे, या फिर अगर आप फ्लेम देखो इसका, एलपीजी गैस का कैसा दिखता है? ब्लू है ना, यानी कि उससे क्या हो रहा है? ब्लूइश वाला जो है ज्यादा निकल रहा है रेडिएशन। यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से एक पार्टिकुलर रेडिएशन निकलेगा। और रेडिएशन की जो पहचान होती है उसको हम वेवलेंथ से करते हैं। किससे करते हैं? वेवलेंथ से। और वेवलेंथ को इंडिकेट करते हैं किससे? लैम्डा से। क्या बोलेंगे इसको? लैम्डा। तो हर किसी फिक्स टेम्परेचर पे, जैसा मैं अभी लिख रहा था, किसी फिक्स टेम्परेचर पे लैम्डा एम फिक्स होता है। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो कि अभी 70 डिग्री सेल्सियस लिया मैंने, इसमें एक लैम्डा L1 निकला, एक लैम्डा 2 निकला, एक लैम्डा 3 निकला, एक लैम्डा 4 निकला। लेकिन इस सब निकलेगा सभी, लेकिन इसमें से एक जो है, मान लो कि लैम्डा 3, ये फिक्स है, ये सबसे ज्यादा निकलेगा। उसी तरह से मान लीजिए मैंने ले लिया 90 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें भी लैम्डा 1 निकलेगा, इसमें भी लैम्डा 2 निकलेगा, इसमें भी लैम्डा 3 निकलेगा, इसमें भी लैम्डा 4 निकलेगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कौन निकलेगा? अब लैम्डा 3 अब नहीं निकलेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बदल गया है। कौन ज्यादा निकलेगा अब? लैम्डा 2 छोड़ दीजिए, लैम्डा 3 छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि लैम्डा 2 ज्यादा निकला। ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, लैम्डा एम घटता है। समझ में आई बात?
लेमडा टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका? रेडिएशन का। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वेवलेंथ को घटाते जाओ। इसको एक लॉ से दिया गया, उस लॉ का नाम है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इंपॉर्टेंट है। यानी कि लैम्डा और टेम्परेचर, वेवलेंथ और टेम्परेचर में जो रिलेशन है उसको किसने दिया? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये कहता है लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर लैम्डा मतलब एम मतलब वेवलेंथ किसका? ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन। मैक्सिमम रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है। और टी क्या है? टेम्परेचर है। और इस कांस्टेंट को हम के भी बोल सकते हैं और इस के को बोलते हैं के इज इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? वीन्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है के इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। मैं इन पे टिक लगा दे रहा हूं, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये लॉ, ये वैल्यू। अब इसका यूज क्या है? आपको पता है सूरज का टेम्परेचर कितना है? सरफेस का टेम्परेचर 6000 केल्विन। 6000 केल्विन कौन नापने गया था? आप गए थे? कोई गया था ना आपने? लेकिन हम कहते हैं कि भाई जो सूरज है, सूरज के सरफेस का टेम्परेचर जो है कितना है? लगभग 6060 केल्विन के आसपास है। कितना है? सरफेस ऑफ सन 60 केल्विन। कैसे पता चला? सूरज से जो रोशनी आती है ना, उस ईएम वेव को हमने टारगेट किया और उसको हमने विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे पुट कर दिया। ये हमने मेजर कर लिया। कांस्टेंट के का वैल्यू हमको दिया हुआ है। हमने क्या किया? आसानी से टी निकाल लिया। यानी कि सूरज का टेम्परेचर कितना होगा, धरती का धरती में तो हम लोग हैं ही, सूरज का टेम्परेचर कितना होगा, चंद्रमा का टेम्परेचर कितना होगा, मार्स का टेम्परेचर कितना है, जुपिटर का टेम्परेचर कितना है, बुध का टेम्परेचर कितना है, सबको आप आसानी से निकाल सकते हैं। किस लॉ से? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। और इस हिसाब से सन का टेम्परेचर कितना है? 60 केल्विन। और मून का पता है कितना है? 200 केल्विन। कितना है? 200 केल्विन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये थी बात किसकी? टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है रेडिएशंस। अब हम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर पे रेडिएशंस निकलते हैं, उसी तरह से कोई बॉडी रेडिएशन को गेन भी करता है। ठीक है, रेडिएशन निकलता है और रेडिएशन गेन भी करता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक बॉडी हमने ले लिया, इसका टेम्परेचर है टी। अब इससे क्या होगा? रेडिएशंस निकलेंगे। अब कितना रेडिएशंस निकलेगा? रेडिएशन निकलेगा ना, तो ये रेडिएशन निकलेगा तो कितना निकलेगा? अब एक चीज बताओ, मान लो छोटा सा गर्म सामान लें और एक बहुत बड़ा गर्म सामान लें, किससे ज्यादा हीट निकलेगा? बड़ा वाले से। यानी इसको सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, उस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इसको कहा किसने? स्टीफन बोल्ट्जमैन ने। अब आपको एक लॉ पढ़ना है जिसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये कहता है, अब देखिए
कोई ऑब्जेक्ट रेडिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, हीट को रेडिएट कर रहा है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने कहा कि ये जो रेडिएशन होता है दैट इज इक्वल टू H बराबर सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4। समझना मेरी बात को, क्या कर रहा है, H इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4, वेयर H का मतलब क्या हो रहा है, रेडिएशन हीट पर सेकेंड। रेडिएटेड हीट मतलब कोई चीज गर्म है, ये मान लीजिए टेम्परेचर में डाल दिया, सपोज इसका वैल्यू है 115 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर को हम लेना है हमको, एक्चुअली में क्या है कि इस टेम्परेचर पे क्या होगा, हीट निकल रहा है। तो जो हीट रेडिएशन निकलेगा उससे क्या निकलता है, हीट निकलता है। अभी मैंने क्या बताया कि सन से धरती तक हीट आता है रेडिएशन के फॉर्म में, यानी रेडिएशन आ रहा है इसका मतलब हीट आ रहा है। तो अगर इससे हीट रेडिएशन निकल रहा है इसका मतलब क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। और हीट एक तरह से क्या है, एनर्जी है। तो इसीलिए हमने कहा रेडिएटेड हीट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना हीट निकल रहा है। ए इक्वल टू एरिया भी आपने कहा और हमने देखा भी कि छोटा सामान रहेगा तो कम हीट निकलेगा, ज्यादा बड़ा रहेगा तो ज्यादा हीट निकलेगा। सो दिस इज एरिया ऑफ इट्स सरफेस। टी इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। और फिर हमारे पास आ गया एक वैल्यू सिग्मा, जिसको बोलते हैं इसी लॉ के आधार पे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸। अब इसके यूनिट पे ध्यान देना, वाट, W फॉर वाट, मीटर रेज़ टू पावर -2, केल्विन माइनस, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वैल्यू भी यूनिट भी, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, लॉ इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये हमने देख लिया, अब हम एक और दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसका टेम्परेचर टी है और इसका टेम्परेचर टी बी है। आप इसको ऐसे समझो, आप चूल्हा जलाए हो, चूल्हा जला दिया, तो चूल्हा से नीचे से आग निकल रहा है, उसका आपने एक बर्तन बैठा दिया, तो चूल्हा का जो कोयला का आग होगा सो और बर्तन का टेम्परेचर दोनों सेम होगा। तो मान लो कि ये आपका कोल है और ये आपका बर्तन, या फिर बर्तन मान लेते हैं, इतना तो नहीं होगा लेकिन वेसल, वेसल मतलब बर्तन होता है। अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर हाई है ना, तो इससे भी रेडिएशंस निकलेंगे, निकलेंगे नहीं निकलेंगे। अभी मैंने क्या बताया, टेम्परेचर है मतलब रेडिएशंस निकलेंगे। तो टेम्परेचर रेडिएशन किधर जाएगा, इधर भी 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 जाएगा, ऐसे जाएगा। और ये वेसल है, तो वेसल भी क्या करेगा, रेडिएशन छोड़ेगा, ऐसा 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 ऐसा। ये सुनो, अब क्या है, इसने कुछ छोड़ा और इसने कुछ छोड़ा, तो ये फाइनली क्या कर रहा है, कुछ छोड़ रहा है, कुछ रिसीव भी तो कर रहा है। एग्री करे कि नहीं करे, तो नेट वैल्यू क्या होगा, जितना उसने, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बताते हैं जीरो होगा, कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक इमेजिन करते हैं सिचुएशन को, क्या सिचुएशन उसे देख लीजिए। एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया जिसका टेम्परेचर टी ए है और इसको चारों तरफ से एक ही तरह के मटेरियल से हमने घेर दिया, इसलिए घेरा ताकि उसको चारों तरफ से वही टेम्परेचर नजर आए। समझ में आ रही बात मैंने क्या कहा, अंदर में टेम्परेचर टी ए है, उसके बाहर में टेम्परेचर टीबी है और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। अंतर क्या है कि इसने चारों तरफ से उसको घेर के रखा, जैसे कि हम लोग यहाँ रूम में बैठे हुए हैं, तो मान लो कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबका टेम्परेचर टी है और दीवार का जो टेम्परेचर है उसने उसको कर दिया टीबी, तो क्या होगा,
आपसे हीट का रिलेशन कितना है, सीधा दीवार के साथ है और किसी के साथ तो नहीं है। तो अब हम ये जो पर्सन अंदर में है, अंदर में जो आपका टीए टेम्परेचर पे है, उसका देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। ये आपका टीबी है। हीट ट्रांसफर फॉर ए इक्वल टू क्या हुआ, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, सिग्मा इंटू ए इंटू TA4। इतना एनर्जी क्या निकल रहा है पर सेकेंड, ये छोड़ रहा है, इधर 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 छोड़ रहा है। और चूंकि चारों तरफ से वही दूसरा टेम्परेचर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, वो गेन भी करेगा इधर से। कितना गेन करेगा, ये गेन भी कर रहा है। लेट को कहते हैं HB, ये HB से आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं HB। कितना हो जाएगा, सिग्मा ATB4। सही है। ये इसने क्या किया, लूज किया कि गेन किया, मैं अंदर वाले की बात कर रहा हूं। लॉस हुआ, इस क्या हुआ, गेन हुआ। अब देखो टेम्परेचर किसका ज्यादा है, टीए का कि टीबी का, टीए का। तो उसका टीए का पावर 4 है, यानी उसका लॉस क्या होगा, ज्यादा कि कम, ज्यादा होगा। तो अगर हम नेट लॉस की बात करें तो क्या होगा, नेट लॉस क्या बोल रहे हैं, इससे रेडिएशन निकल रहा है तो इसका लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। इधर से रेडिएशन इससे निकल रहा है तो ये रेडिएशन निकल के किसके पास जा रहा है, टीए के पास जा रहा है, यानी उसका उसके लिए क्या हो रहा है, गेन की लॉस, गेन हुआ। तो नेट लॉस कितना हुआ, इतना, और नेट गेन कितना हुआ, इतना। अब क्लियर है। तो नेट क्या हुआ, नेट लॉस इसका हाउ मच, HA माइनस HB, यानी कि सिग्मा A TA का पावर 4 माइनस सिग्मा A TB का पावर 4, वैल्यू सिग्मा A TA का पावर 4 माइनस TB का पावर 4, दैट इज द नेट लॉस। एरिया इसीलिए तो मैंने कवर किया ना इसको, ये जितना एरिया से रिलीज करेगा उतना ही एरिया, मैंने क्या कहा, चारों तरफ से वही रखा हुआ है मैंने। मान लो कि मैं यहां पे खड़ा होकर एनर्जी रेडिएट कर रहा हूं, तो मेरा एनर्जी लेने वाला कौन है, ये वाल ही है ना। अगर वाल रेडिएट करेगा तो उसको लेने वाला कौन है, मैं तो बस अपने सरफेस से ही लूंगा ना, सरफेस में कोई चेंज होने वाला नहीं। आ रहा समझ में, सही है, कैसे को समझ आ रहा है, दिख रहा है आपको, आगे बढ़े। सो दिस इज स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। लेकिन बड़ी बड़ी बात यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट 100% रेडिएट नहीं करता। ये जो आपने कंडीशन देखा, कौन सा कंडीशन, ये जो फॉर्मूला हमने देखा, ये फॉर्मूला लागू होता है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट एमिटर या रेडिएटर पे। परफेक्ट एमिटर रेडिएटर ये होता है कि उसके पास जितनी एनर्जी आती है वो सारा बांट देता है। मतलब समझ लो दानी बाबा, दानी कौन है, जो अपने बारे में सोचे नहीं, वो अपना खाना भी किसी को दान कर दे, तो वो हो गया 100% दानी। और उसी तरह से और यहां पे फिजिक्स की भाषा में ऐसे को बोलते हैं परफेक्ट एमिटर या परफेक्ट रेडिएटर। और उसी तरह से अगर मैं लालची की बात करूं तो सब ले लो, जो मेरे सामने है उसके पास एक पैसा नहीं रहना चाहिए, उसका एक अन्न का दाना भी उसके पास होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 100% शोषक, है ना, एक्सप्लॉइटर, 100%। तो उसी तरह से फिजिक्स की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, 100% एब्जॉर्बर। आ रही बात समझे, क्या बोलेंगे उसको, 100% एब्जॉर्बर। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी दुनिया में सब ऑब्जेक्ट है, वो ना 100% रेडिएटर होता है, ना 100% एमिटर होता है, ऑब्जर्वर होता है, एब्जॉर्बर। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एमिसिविटी। क्या बोलते हैं यूज, सो फॉर जनरल
एमीटर और रेडिएटर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H इक्वल टू व्हाट? हमने क्या पढ़ा था इसका फॉर्मूला? सिग्मा ए टी का पावर 4। यहां पे हम एक लगाते हैं ई। ई का मतलब होता है एमिसिविटी। तो अब ई क्या है? एक डायमेंशन लेस रेशियो है, डायमेंशन लेस रेशियो होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ई इक्वल टू 1 हो जाए तब क्या होगा? ये खत्म हुआ तो सीधा सीधी क्या बन जाएगा? परफेक्ट एमीटर बन जाएगा। सो इफ ई इक्वल टू 1, परफेक्ट एमीटर। इसी को ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जो होता है वो परफेक्ट एमीटर भी होता है और परफेक्ट रेडिएटर भी होता है। वो अपने पास कुछ नहीं रखता, लेगा तो सब ले लेगा, उसको दोगे जितना दोगे सब लेते जाएगा, और उसे जितना लोगे जितना उसके पास रहेगा सब वो देता भी जाएगा। उसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। टंगस्टन, टंगस्टन के लिए ई का वैल्यू होता है 0.4। जानते हो टंगस्टन कहां यूज होता है? वो जो पीला वाला बल्ब नहीं आता था पहले, अभी भी आता है, तो उसका टंगस्टन, वहां पे टंगस्टन होता है यूज, और इसके लिए क्या होता है? 0.4 इसका ई का वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये नेट लॉस निकाला था हमने, इसमें कहीं ई है? नहीं है ना। इसका मतलब ये किसके लिए है? परफेक्ट एमीटर के लिए। तो जनरल एमीटर के लिए क्या हो जाएगा? फॉर जनरल एमीटर नेट लॉस क्या हो जाएगा? सेम चीज, ई लगा देंगे, बाकी सब सेम रह जाएगा। सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी का पावर। सही है? किन्हीं को दिक्कत है? कुछ समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? फॉर्मूला वो लोग आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, और जिसको जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप उसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अभी ठंडा का समय है, एक बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, 100 डिग्री में तो बॉयल कर जाएगा, थोड़ा कम ही रखते हैं। 95 डिग्री सेल्सियस पे है, और दूसरा में 45 डिग्री सेल्सियस पे है। बाहर का टेम्परेचर मान लेते हैं 12 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे भी 12 डिग्री सेल्सियस है। किसमें जल्दी से हीट ट्रांसफर होगा? किसमें ज्यादा रेडिएट करेगा? अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, यानी कि ये जो है जितना ज्यादा टेम्परेचर का गैप रहेगा हीट उससे जितना उतना जल्दी बाहर, ठीक है। यानी इस केस में हीट बहुत जल्दी निकलेगा। यानी हाउ फास्ट हीट इज लॉस्ट और हीट इज गेन्ड इज डिसाइडेड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो कहता है कूलिंग का मतलब क्या होता है? हीट का लॉस। तो न्यूटन ने एक लॉ दिया। अब देखो न्यूटन साहब हर जगह आ गए हैं और बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं वो। माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस किस लिए? लॉस हो रहा है। डी क्यू मतलब हीट चेंज, टी मतलब टाइम। सो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी टू माइनस टी वन। टी टू मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, टी टू का मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, टी वन का मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर। सो क्यू इक्वल टू चेंज इन हीट। हीट तो ठीक है। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम। टी टू मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एग्जैक्टली। एक्चुअली उसका सरफेस की बात करते हैं, अंदर के टेम्परेचर से मतलब नहीं है।
और T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये रूल है, लेकिन ये रूल तभी वैलिड है, ध्यान सुनिएगा, ये रूल तभी काम करता है जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया 95 और 12 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री और 12 डिग्री सेल्सियस, तो इस पे काम नहीं करेगा। कितना होना चाहिए? 0.7 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत छोटा टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, तब ये लॉ काम करता है। तो क्या क्या लॉ है हमारा? दिस इज द लॉ। सही है ना? अब यहां पे कांस्टेंट है के किस पे डिपेंड करता है? के डिपेंड्स ऑन, अब जरा सोचो, पानी पूरा भर गर्म कर लो, एक लोटा में रखो और एक बाल्टी में रखो, किसमें जल्दी ठंडा होगा? यानी कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर पानी ले लो और तेल ले लो, दोनों को सेम टेम्परेचर पे ठंडा करो, कौन जल्दी ठंडा होगा? पानी देर से ठंडा होगा, तेल जल्दी ठंडा हो जाएगा। यानी कि मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब यहां जो के है वो किस पे डिपेंड करेगा? के डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया एंड के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। और ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपके थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में दिए हुए हैं, आप उन सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आज अभी इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे दैट इज चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर।